मूवी का स्टार्ट एक क्राइम सीन से होता है, जहां एक घर में पुलिस कुछ डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर के बेसमेंट से एक यंग लड़की की डेड बॉडी जमीन में दफन मिलती है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज पुलिस को मिली थी, उन सब डेड बॉडीज पर गहरे चोटों के निशान थे और सबके सब उस घर से बिलोंग करते थे। लेकिन पुलिस को जो यंग लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उसकी बॉडी पर तो एक भी चोट का निशान नहीं था। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो उस घर से बिलोंग भी नहीं करती थी। अब पुलिस को ना तो उस लड़की का नाम पता था और ना ही उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन थी। तो इसीलिए पुलिस उस लड़की का नाम जेन डो रख देती है। और जेन डो के बारे में मजीद जानने के लिए पुलिस उस डेड बॉडी को एटॉप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद हमें एक लड़का एस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों एक जली हुई डेड बॉडी की एटॉप्सी यानी पोस्टमार्टम कर रहे थे। असल में ये काम उन दोनों बाप बेटे का प्रोफेशन था। उनकी फैमिली में पिछले काफी अरसे से सब लोग यही काम कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने घर की बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम या फिर मोर्ग बनाया हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद एस्टिन की फ्रेंड उससे मिलने आती है और ये दोनों उस टाइम मूवी देखने जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले एस्टिन की फ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद करती है। तब एस्टिन के फादर कहते हैं कि मॉर्ग की कोई भी डेड बॉडी को तुम चूज कर लो। अब एस्टिन की फ्रेंड जिस डेड बॉडी को देखती है, हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पाँव में एक छोटी सी बेल बांधी गई है। तब ये देखकर एस्टिन की फ्रेंड उनसे इस बेल के बारे में पूछती है, जिस पर एस्टिन के फादर उसे बताते हैं कि पहले के लोग तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि लोग मरते हैं या फिर वो कोमा में हैं, तो इसीलिए वो लोग डाउटफुल इंसान के पाँव में ये वाली बेल बांध दिया करते थे, जिससे ये होगा कि अगर वो इंसान थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। अब उस चीज को एस्टिन के फादर आज तक फॉलो करते आ रहे थे। अब एस्टिन और उसकी फ्रेंड जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं, तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जेन डो की डेड बॉडी लेकर पुलिस एस्टिन के फादर को कहती है कि इन्हें उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक किसी भी हालत में चाहिए। तब ये सुनकर एस्टिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, तो हम रात के किसी शो में चले जाएंगे। अब ये बात समझाकर एस्टिन अपनी फ्रेंड को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो दोनों बाप बेटा ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए रेडी होते हैं और अब वो जेन डो की ही ऑटोप्सी करने वाले थे। अब दोनों बाप बेटी उसकी ऑटोप्सी करते हुए काफी हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि जेन डो के हाथों की कलाई की और पाँव के टखनों की हड्डियां टूटी हुई थीं। साथ ही साथ उसका मोलर टूथ भी गायब था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी की हालत बिल्कुल ताज़ा थी, यानी उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। अब मजीद जानने के लिए वो जेन डो की डेड बॉडी की चीर फाड़ करते हैं। वो देखते हैं कि जेन डो के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे कि लंग्स बहुत ही बुरे तरीके से जले हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स भी थे जिन पर बर्न भी लगे हुए थे और उन पर जलने के भी निशान थे। ये इंटरनल पार्ट्स का हाल ये था, लेकिन बाहर से उसकी डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसकी डेड बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इस तरह कैसे हो सकते हैं। अब उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसकी डेथ रिसेंट ही किसी टाइम में हुई थी। लेकिन एस्टिन के फादर देखते हैं कि उसकी आइज तो धुंधली हो चुकी थी, यानी जेन डो की मौत तो बहुत टाइम पहले ही हो चुकी थी। मजीद एग्जामिन करते हुए एस्टिन के फादर को जेन डो के पेट के अंदर से एक ऐसा प्लांट भी मिलता है जिससे किसी की डेड बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह। उसी दौरान एस्टिन के फादर को हाल में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब एस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हाल में जाते हैं, तो उन्हें अपनी बिल्ली वहाँ पर मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से एस्टिन के फादर काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्ली उनके पास उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। एस्टिन बार बार अपने फादर को एक ही बात कह रहा था कि आज हम इसकी ऑटोप्सी को यहीं पर रोक देते हैं और कल कर लेंगे, लेकिन एस्टिन के फादर उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो जेन डो की ऑटोप्सी दोबारा से करने लगते हैं। आगे ऑटोप्सी करते हुए उन लोगों को जेन डो के स्टमक में से उसका मिसिंग मोलर टूथ मिल जाता है, जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ था। ये देखकर दोनों बाप बेटे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके किसी भी दांत को निकालकर एक कपड़े में बांधकर उसी को खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। फिर एस्टिन के फादर जेन डो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं, तो वो देखते हैं कि जेन डो की स्किन की अंदर अजीब से काले रंग का एक सिंबल भी बना हुआ था और साथ साथ कुछ लिखा हुआ भी था। और सेम ऐसा ही सिंबल और राइटिंग उस कपड़े पर भी बना हुआ था जिस कपड़े में जेन डो का मोलर टूथ लिपटा हुआ मिला था। अब उसी दौरान वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और जब एस्टिन के फादर लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं कि जेन डो की डेड बॉडी के अलावा बाकी डेड बॉडीज वहाँ से मिसिंग हैं। लेकिन तभी कोई एंटिटी एस्टिन के फादर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एस्टिन के फादर काफी इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए वो दोनों बाप बेटा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि ना तो लिफ्ट चल रही थी, मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था और उनके बेसमेंट का दूसरा डोर भी जैम हो गया था, क्योंकि बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से एक ट्री उस डोर पर गिर गया था। अब ये देखकर वो दोनों बाप बेटे समझ जाते हैं कि ये सारी डिफिकल्टीज तब से आ रही है
जब से जेन डो की डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है तो इसका मतलब साफ था कि जो भी गड़बड़ थी वो जेन डो की डेड बॉडी थी। अब ये दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाकर जेन डो की डेड बॉडी को आग लगा देते हैं ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि जेन डो की डेड बॉडी से आग निकलकर उस पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे वो पूरा रूम जलने लगता है। तब एस्टिन के फादर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देते हैं, लेकिन आग बुझाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि जेन डो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी, यानी आग की वजह से उसकी बॉडी पर कोई भी जलने का निशान नहीं था। तब ये देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब उसी दौरान लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों बाप बेटा लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन अब लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से अटक चुका था और वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी इन्हें वो छोटी सी बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, वही वाली घंटी जो डेड बॉडीज के पाँव में बांधी गई थी। अब इस घंटी की आवाज सुनकर एस्टिन के फादर काफी डर जाते हैं और बेल की आवाज को फॉलो करते हुए एस्टिन के फादर एक एक्स को लिफ्ट के बाहर उस आवाज की तरफ फेंक देते हैं, जिससे बेल की आवाज आना बंद हो गई थी। और जब एस्टिन चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो उसके फ्रेंड की डेड बॉडी को वहाँ पर पाता है। असल में बेल की आवाज सुनकर एस्टिन के फादर ने जो एक्स लिफ्ट की तरफ मारी थी वो एक्स असल में एस्टिन की फ्रेंड को लग गई थी, जिससे उसकी मौका पर ही मौत हो गई थी। क्योंकि जैसे कि एस्टिन ने उसे कहा था कि हम नाइट के किसी शो में मूवी देखने जाएंगे, तो इसीलिए वो एस्टिन को लेने आई थी। दोबारा एस्टिन अपने फ्रेंड की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन एस्टिन के फादर किसी तरह उसे संभालते हैं। उसके बाद वो दोबारा से ऑटोप्सी रूम में चले जाते हैं ताकि जेन डो के बारे में और ज्यादा जान सकें। उसके बाद एस्टिन के फादर जेन डो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेन डो के ब्रेन सेल्स अभी तक एक्टिव हैं। अब हालांकि किसी भी इंसान के मरने के बाद उसकी ब्रेन सेल्स अनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो साफ था कि जेन डो का ब्रेन अभी तक जिंदा था। उसके बाद एस्टिन के फादर जेन डो के स्टमक से निकले हुए उस कपड़े को एग्जामिन करते हैं जिसमें जेन डो की मिसिंग मोलर टूथ मिली थी। अब उस कपड़े पर रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पर 1693, 17C और 2027 के बारे में लिखा हुआ था। तब एस्टिन के फादर 2027 के रेफरेंस से ये पता लगाते हैं कि 17वीं सेंचुरी में लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि वो विच हैं, जिसकी वजह से उन्हें अजीब तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रॉब्लम में जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं, उनमें से कोई भी विच नहीं थी, बल्कि वो सारी मासूम और बेकसूर थीं। तब ये देखकर एस्टिन के फादर समझ जाते हैं कि जेन डो की मौत रिसेंटली नहीं हुई बल्कि 17वीं सेंचुरी में हुई थी, और तभी से अब तक उसकी ब्रेन सेल्स एक्टिव हैं और इसी वजह से उसकी डेड बॉडी अभी तक ऐसी ही है, यानी ताज़ा हालत में है। उसके अलावा एस्टिन के फादर का ये भी मानना था कि जो भी कुछ जेन डो के साथ हुआ वो हमारे साथ भी वो करना चाहती है। वो हमें भी इस दर्द का एहसास दिलवाना चाहती है, और हमने जो उसकी ऑटोप्सी की यानी उसकी चीर फाड़ की, वो इस पेन को भी महसूस कर पा रही है। और यही वजह है कि जेन डो अब उनसे अपना बदला ले रही है। अब ये सारी बात समझ जाने के बाद एस्टिन के फादर जेन डो की डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। अब ऐसा कहते ही एस्टिन के फादर की कलाई और टखनों की हड्डियां टूटने लगती हैं, और तो और उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी जलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे जेन डो के थे। अब क्योंकि एस्टिन के फादर से ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो एस्टिन को कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब एस्टिन रोते हुए अपने फादर को इस तकलीफ में ना देखते हुए एक नाइफ से इन्हें स्टैब करके मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्टिन के फादर जैसे ही मरते हैं तो जेन डो की डेड बॉडी अपने आप ही पूरी की पूरी हील्ड हो जाती है, जिसके बाद एस्टिन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो टर्न करके देखता है तो उसे उसके फादर की डेड बॉडी वहाँ पर खड़ी हुई दिखती है। अब ये देखकर एस्टिन काफी घबरा जाता है और डरते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मौका पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर आती है जेन डो की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उल्टा पुलिस को वहाँ पर 3 और डेड बॉडीज देखने को मिलती है, एस्टिन की, उसके फादर की और उसकी फ्रेंड की। लेकिन जेन डो की डेड बॉडी वैसे की वैसे ही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ऑटोप्सी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अब ये देखकर पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही सीन हमें मूवी के स्टार्ट में भी देखने को मिला था, जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिली थी जो कि सारी इंजर्ड थी, लेकिन जेन डो की डेड बॉडी एकदम ठीक थी। पुलिस फिर से जेन डो की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए कहीं और भेजते हैं, और एम्बुलेंस में ले जाते हुए ही जेन डो की पैर की उंगली को हम हिलते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।